नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम आप लोग को जो है तो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का जो प्रश्न पत्र है दोस्तों, उसके बारे में आज हम जो है तो चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का पेपर आपके जो है तो बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी 2024 में आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, यह आपके प्रश्न पत्र का एक नमूना है। ठीक है, इसमें आपको जो है तो वो सारी चीज़ देखने को मिलेगी जो आपको जो है तो बोर्ड एग्ज़ाम के मेन पेपर में जो देखने को मिलेगा, वही चीज़ हम आपको यहाँ पे उसका सैंपल यहाँ पे हम आपको आज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जो वो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पेपर मिलने वाला है वह भी 75 अंक का होगा, और यह भी दोस्तों जो है तो हम 75 अंक का ही बता रहे हैं। उसमें भी टाइम 3 घंटे का होगा, और यह भी जो है तो कितने का है, 3 घंटे का है। दोस्तों, यह केशव सिंपल पेपर्स है, इसका हम यह सेट ए बता रहे हैं आज आपको। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है तो आपको आवश्यक कुछ निर्देश दिए गए हैं। जैसे पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब जितने प्रश्न हैं वो सभी के सभी प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, दूसरा है प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है, निर्देश, ठीक है, मतलब जो है तो प्रश्न पत्र में जो आपको ये निर्देश दिए गए हैं इनको पढ़ करके और सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, अगला है जो तीसरा निर्देश है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ बोले तो ऐसे प्रश्न जिसमें से केवल 5 प्रश्न शामिल होंगे आपके, जिसमें से आपके सही विकल्प हो जाएंगे, सही जोड़ी हो जाएगा, रिक्त स्थान हो जाएगा, सत्य असत्य और एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या कहला जाएगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहला जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जिसके प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक का जो है तो आवंटित। प्रश्न क्रमांक 6 से जो 23 तक है, प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। क्या दिया गया है, आंतरिक विकल्प दिया गया है। अगला देख लेते हैं, अगला निर्देश क्रमांक जो हमारा जो है तो 5वां है, वो इस प्रकार से है कि प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। मतलब प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक के बीच के जो भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको केवल 2 ही नंबर पर क्वेश्चन का मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 18 से, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक, मतलब कि जो है 18, 19, 20 यानी 3 क्वेश्चन आपको जो है तो 3 नंबर के मिलेंगे। ठीक है, और 3 ही क्वेश्चन आपको 4 नंबर के मिलेंगे, जो कि 21 से 23 तक होने वाले हैं। कुल आपको 23 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अब इसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों उसको देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों वस्तुनिष्ठ का कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग और तांबा उद्योग। ठीक है, इसमें से कौन सा वाला सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों हमारा जो है तो का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चीनी उद्योग। ठीक है, ये कृषि पर आधारित उद्योग है दोस्तों। काहे कि देखो दोस्तों क्या है कि चीनी जो है वो गन्ने से बनती है, और अगर कृषक गन्ने उगा कर चीनी उद्योग मिल को नहीं देगा गन्ना, तो चीनी कैसे बनेगी। ठीक है, इसलिए जो है तो कृषि पर आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेडरिक सरयू कहाँ के कलाकार थे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सरयू जो हैं वो कहाँ के कलाकार थे। इसमें 4 ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। तो वो कहाँ के थे, तो इसका खा नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा, यानी कि फ्रांस। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। फ्रेडरिक सरयू कहाँ के थे दोस्तों, फ्रांस के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था दोस्तों, तो इसमें 4 ऑप्शन है, 1905,
1907, 1915, 1914। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों घ नंबर ऑप्शन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई, कब हुई थी दोस्तों? इसमें से जो है तो 4 ऑप्शन है। पहला है 1854, दूसरा है 1830, तीसरा है 1840, चौथा है 1864। ठीक है, तो कब हुई थी दोस्तों? तो इसमें का नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की जो सफलता है दोस्तों वो किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र यानी कि लोगों का समूह है, जैसे लोक का मतलब लोग, तंत्र यानी समूह, तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला है नागरिक की उदासीनता पर, दूसरा है नागरिकों की गैर कानूनी कार्यवाही पर, तीसरा है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, और चौथा है उपयुक्त से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ग नंबर ऑप्शन। ठीक है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है तो लोकतंत्र की जो सफलता है वो निर्भर करती है दोस्तों नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, अगला देखते हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? ठीक है, अर्थ को व्यवस्थित करने के लिए, पैसे का व्यवस्था करने के लिए, धन संपत्ति की व्यवस्था करने के लिए कितने क्षेत्र होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 4। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा 4। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं दोस्तों? वो 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में किसके साथ हुई थी? के साथ हुई थी, तो किसके साथ हुई थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, उसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों खाली स्थान में? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा हत्याकांड हुआ था दोस्तों? ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों खाली स्थान में? कौन सा हत्याकांड हुआ था दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड वहां पे भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में, हमने अभी जो है तो बता के आया है 1854 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार खाली स्थान के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता। यहाँ पे खाली स्थान में जनता भरा जाएगा, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, केरल। ठीक है, केरल हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कृषि जो है क्षेत्र, खाली स्थान क्षेत्रक की गतिविधि है। ठीक है, कैसे क्षेत्रक की? तो इसमें हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है दोस्तों कि सत्य असत्य का चयन कीजिए। ठीक है, जिसका पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। ठीक है, जो सड़क परिवहन है वह रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सही बात है। ठीक है, क्योंकि रेल परिवहन में बहुत ज़्यादा खर्च आता है और बहुत ज़्यादा जो है तो लागत आती है उस परिवहन को बनाने में। ठीक है, रेलवे ट्रैक बिछाने में काफ़ी ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि सड़क परिवहन में उतनी पूंजी नहीं लगती है।
ठीक है। और सड़क परिवहन से तो कहीं भी आ जा सकते हैं, परंतु ट्रेन से आप कहीं नहीं जा सकते। आप जो है तो केवल स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ही आप जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए सड़क परिवहन पहले हुआ था, ठीक है। अगला है कि परिवहन, संचार, व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, सही बात है, परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तीनों का एक दूसरे के बिना, ठीक है, विकास नहीं हो सकता। अगर व्यापार नहीं होगा तो संचार परिवहन नहीं होगा, और अगर परिवहन नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तमिल समुदाय श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय हैं, ठीक है। क्या ये सही है? जी नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है, ठीक है। ये जो है तो रॉन्ग है, ठीक है। तमिल समुदाय जो है तो श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था, स्वतंत्र राष्ट्र बना था कि नहीं बना था, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सही, ठीक है। ये जो है तो बना था, जो श्रीलंका है वह स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1948 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है, ठीक है। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित कब किया था, ठीक है। राज्यों का जो संघ घोषित किया है, ठीक है। तो इसका सही ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। लैंगिक असमानता का जो आधार है वह स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा जो वस्तुनिष्ठ का चौथा प्रश्न है वो है सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ियां बनाइए, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा सही जोड़ी है कर्तन दहन प्रणाली, ठीक है। यह किससे मेल खाएगा दोस्तों? कर्तन दहन प्रणाली, यह जो है तो झूमिंग कृषि, इसको जो है तो क्या कहते हैं? इसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम जो है उसके जो रचयिता थे वो कौन थे, ठीक है। तो उसका जो है तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ई नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है। हिंद स्वराज की स्थापना, यह हो जाएगा दोस्तों हिंद स्वराज जो है तो हिंद स्वराज हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो है तो महात्मा गांधी, ठीक है। ये तीसरा हो गया हिंद स्वराज। यूएनडीपी का जो है तो संबंध किससे है? यूएनडीपी का संबंध, ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्ट, ये चौथा हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक क्या हो जाएगा? करेंसी नोट जारी करता है, ठीक है। पांचवा बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है, ठीक है। ये हो जाएगा छठवां नंबर, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर की कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा था? तो बेंगलुरु उभरा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। और एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसके लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो जनता के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों संसाधन कोई एक वस्तु होती है, ठीक है, जो कि उपयोगी और मूल्यवान होती है और उसे उपयोगी और मूल्यवान मनुष्य ही बनाता है।
इसीलिए वह क्या है, संसाधन है, क्योंकि जब वह उपयोगी और मूल्यवान नहीं होगी तो उसको हम संसाधन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे वातावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अथवा है दोस्तों एक क्वेश्चन कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय बोले तो जो है तो जो केवल देश तक, राष्ट्र का मतलब देश, तो देश का संसाधन क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे। ठीक है, तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और समुद्री मील 12 समुद्री मील तक, महासागरीय क्षेत्र, सागरीय भूभागीय समुद्र, इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र संपदा है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। कौन कौन से, जल संसाधन एक राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, खनिज पदार्थ राष्ट्रीय संसाधन है, वन्य जीवन ये भी राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, और 12 समुद्री मील की दूरी ये भी एक राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्या है। ठीक है, तो यह ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाए, वही है सतत पोषणीय आर्थिक विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मृदा निम्नीकरण क्या कहलाता है दोस्तों। कि मृदा का निम्नीकरण क्या होता है दोस्तों, तो मृदा मतलब एक ही भूमि पर वर्ष में कई बार फसलें उगाने के कारण भूमि की जो उर्वरक शक्ति है दोस्तों, वह क्या होती है, धीरे धीरे उसका क्षरण होता है, धीरे धीरे उर्वरक शक्ति जो है वह खत्म हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए उसको जो है तो मृदा का निम्नीकरण बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि से क्या आशय है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि जैसे कृषि करते हैं लोग, ठीक है, तो अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। ठीक है, जो भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती है दोस्तों, केवल अपने परिवार के जीवन यापन के लिए जो कृषि की जाती है छोटे टुकड़े पर, या कि जो है तो लकड़ी के हलों के द्वारा जो खेती की जाती है, या खुदाई करने वाली जो है तो ठीक है, छड़ी से जो खोद करके या कृषि करते हैं, मतलब केवल इतनी कृषि उसमें की जाती है कि अपना और अपने परिवार का भरण पोषण हो सके, वही होती है निर्वहन कृषि। ठीक है, प्रारंभिक निर्वहन कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जिन अनाजों के उत्पादन के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जिनको अधिक पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, और वह कम उपजाऊ भूमि में भी उपज दे सकते हैं, उन्हें ही मोटे अनाज कहते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा उद्योग जहाँ पर जो है तो वस्तुओं को निर्मित किया जाता है, जहाँ वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसे ही विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ठीक है, उनको रूप परिवर्तित करके बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे गन्ना मिल गया तो गन्ने से चीनी बना दी गई दोस्तों। ठीक है, मतलब उसका रूप परिवर्तित कर दिया गया, गन्ने का रूप परिवर्तित कर दिया गया, पर गन्ने के रूप को परिवर्तित करके चीनी बना दी गई दोस्तों, वही है विनिर्माण उद्योग। उसी प्रकार से आपको अगर दूध मिल जाए, कच्चा दूध, तो उससे आप मक्खन बना दें, पनीर बना दें, खोवा बना दें, खुरचन बना दें, तो वही हो जाएगा विनिर्माण उद्योग। उसका रूप क्या हो रहा है दोस्तों, परिवर्तित होता जा रहा है। ठीक है, और उपयोगी और मूल्यवान भी बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु प्रदूषण क्या है। ठीक है, तो अधिकतम अनुपात में अनचाही गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को प्रदूषित कर देती हैं, इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, उसे ही जो है तो क्या कहते हैं, अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, कब, जब निर्यात मूल्य जो है वो आयात मूल्य से अधिक हो।
ठीक है, मतलब हमारे पास जो वस्तु है वह ज़्यादा मतलब जो है तो ज़्यादा महंगी जाए और जो हम ले आते हैं वो सस्ती चीज़ ले आए। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, अनुकूल व्यापार कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जन संचार के साधन क्या हैं, इनमें संचार के कौन कौन से साधन सम्मिलित हैं। जन संचार ऐसे संसाधन जिनकी सहायता से एक बड़ी संख्या तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है अथवा प्रदान किया जाता है, संचार के संसाधन कहलाते हैं, जैसे रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन आदि। ठीक है, ये जो है तो जन संचार के संसाधन है। जन संचार के क्या है, साधन है सबका, क्या, रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है, समाचार पत्र, ये जनसंचार के साधन हैं। ठीक है, इनकी सहायता से बड़ी जनसंख्या तक सूचनाओं को आसानी से पहुंचाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजमार्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को राज्य राजमार्ग कहते हैं। ठीक है, इसके जो है तो राजमार्ग से ही समझ में आ रहा है कि सड़कों की बात हो रही है, क्योंकि मार्ग का मतलब रास्ता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन क्यों कहते हैं। ठीक है, कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इसको कहते हैं। रेशम मार्ग क्या है दोस्तों, ऐसे मार्ग जो एशिया के विशाल भागों को जोड़ने के साथ ही यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जा मिले थे, उसे ही रेशम मार्ग कहते हैं। ठीक है, वीटो या निषेधाधिकार क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कहने का कि किसी परिवार में अगर 10 सदस्य हैं और वह जो है तो 10 में 9 लोग किसी कार्य को करने के लिए योजना बना रहे हैं और 10वें वाले लोग से आज्ञा ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, तो वह उस चीज़ को मना कर दे रहा है करने से। ठीक है, तो किसी एक के मना कर देने से जो प्रस्ताव है वह खारिज हो जाए, वही है वीटो। ठीक है, या निषेधाधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुमास्ता से क्या तात्पर्य है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी को गुमास्ता कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, जिनको वेतन देकर वो कंपनियां अपने कंपनी में काम पर लगाई थी, जिन लोगों को वेतन मिलता था, उन लोगों को जो है तो गुमास्ता कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19 कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में अंतर क्या है। ठीक है, तो संघात्मक सरकार में शक्तियां केंद्र तथा राज्य में बंटी होती हैं, जबकि एकात्मक सरकार में संपूर्ण शक्तियां केंद्र के हाथ में ही होती हैं। ठीक है, और संघात्मक सरकार में दूसरा है कि संघात्मक सरकार में स्थानीय इकाइयों का एक विशेष संवैधानिक दर्जा होता है, जो केंद्र सरकार उन्हीं अपनी इच्छा अनुसार बदल नहीं सकती है, जबकि एकात्मक सरकार में स्थानीय शासन की इकाइयां केंद्र सरकार की प्रतिनिधि मात्र होती हैं। केंद्र उनमें जैसे चाहे वैसे परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अगला है संघात्मक सरकार में तीसरा नंबर की संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान होना चाहिए। ठीक है, जबकि एकात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, अथवा में एक क्वेश्चन है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 3 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। ठीक है, तो 1992 के पहले की स्थानीय सरकार व 1992 के बाद की स्थानीय सरकार, ठीक है, में अंतर देख लेते हैं। पहला देखते हैं, स्थानीय सरकारें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में थीं। कब? 1992 से पहले जो स्थानीय सरकारें थी वह राज्य सरकारों के नियंत्रण में थी। दूसरा है, चुनावों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण था। 1992 के पहले जो सरकारें स्थानीय सरकारें थी वह चुनाव पर जो है तो राज्य सरकार का नियंत्रण होता था, तथा ये नियमित रूप से नहीं होते थे। जब राज्य सरकार चाहती थी तभी होता था। ठीक है, इसी में हम तीसरा देखते हैं, 1992 के पहले की स्थानीय सरकार में क्या होता था कि संविधान के पहले संशोधन से पहले महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब महिलाओं को जो है
तो वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, जबकि बनने के बाद स्थानीय सरकार ने जो है तो अपने कुछ अधिकार मिल गए थे उनको। ठीक है, चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक संस्था का गठन किया गया तथा ये नियमित रूप से होने लगे। ठीक है, और 1992 के बाद की स्थानीय सरकार के जो है तो संशोधन के बाद कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की मुद्रा के 3 कार्य लिखिए। मुद्रा यानी पैसे, पैसे का 3 कार्य। पहला है विनिमय का माध्यम है। पैसे के माध्यम से हम क्या करते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, पैसा दे करके हम वस्तु लेते हैं। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सबसे अधिक भूमिका होती है। ठीक है, मुद्रा के माध्यम से ही जो है तो हम वस्तुओं का आदान प्रदान कर पाते हैं। ठीक है, उपभोग में मुद्रा विनिमय के माध्यम से अपनाई जाती है। ठीक है, क्या इस मतलब जो है तो माध्यम के रूप में, किसके रूप में, विनिमय के रूप में अपनाई जाती है। इसलिए हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा के बदले वस्तुओं और सेवाओं का क्रय कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि स्व सहायता समूह। दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन है कि स्व सहायता समूह किसे कहते हैं, समझाइए, इनके गठन के उद्देश्य भी बताइए। स्व सहायता समूह गरीब व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है। इन समूहों का गठन आपसी सहयोग द्वारा जो है तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। यह समूह अपने सदस्य के जो है तो बीच छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देता है। इन बचतों को बैंक में जमा किया जाता है और बैंक के जिस खाते में यह राशि जमा की जाती है वह खाता समूह के नाम से होता है। समूह के सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी पहुंच बैंकों तक नहीं होती है। ठीक है, समूह सदस्यों को बचत की विधि सिखाता है तथा सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, यही होता है स्व सहायता समूह। ठीक है, इनके गठन के उद्देश्य क्या क्या हैं दोस्तों, तो पहला उद्देश्य है कि सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की भावना विकसित करता है कि सभी लोग एकत्रित होकर ही काम करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, सदस्यों में बेहतर ठीक है भविष्य के लिए बचत करने की आदत विकसित करता है। ठीक है, कौन स्व सहायता समूह है। उसका अगला तीसरा उद्देश्य है कि सरकार तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना आदि। ठीक है, यह उसके उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें से जो है तो मानचित्र दिया गया है दोस्तों, जिसमें से विजयपुर, बालाघाट, अमरकंटक और मुंबई को जो है तो आपको इस मैप में दर्शाना है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विजयपुर दर्शा दिया गया है, यहाँ पे अमरकंटक है और यहाँ पे बालाघाट है, यहाँ पे मुंबई है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो आपको इन चीज़ों को यहाँ पे मैप में दर्शाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मानचित्र में निम्न ऊर्जा संयंत्रों को दर्शाना है, जैसे रावत भाटा, तारापुर, कल्पक्कम परमाणु संयंत्र, नरोरा परमाणु संयंत्र। दोस्तों ये भारत का मैप है, इसमें ये सारी चीज़ दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे जो है तो नरोरा परमाणु संयंत्र है, यहाँ पे जो है तो एक रावत भाटा जो है तो है, और यहाँ पे तारापुर है, यहाँ पे कल्पक्कम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है तो यहाँ पे दर्शा दी गई हैं। इसी तरीके से आपको भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में मेन एग्ज़ाम पेपर के समय आपको दर्शाना पड़ेगा। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि आपको वहाँ पे मैप बनाना नहीं है, मैप आपको बना बनाया हुआ मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपको उसमें दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन के जो है तो कोई 4 कारण जो है तो लिखिए। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के 4 कारण, जैसे पहला है सरकार की दमनकारी नीति, यह असहयोग आंदोलन का एक कारण है। दोस्तों सरकार की दमनकारी नीति जनता में असंतोष एवं विद्रोह की भावना फैला दी। राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार द्वारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, प्रेस एक्ट, एक्सप्लोजिव
सब्सटेंस एक्ट आदि बनाए गए थे। क्रांतिकारियों को काला पानी, आजीवन कारावास और क्रांति की सजा दी जा रही थी। इससे जनता का आक्रोश ब्रिटिश सरकार के प्रति बढ़ता गया और उन्हें ने जो है तो असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, अगला असहयोग आंदोलन का जो है तो कारण देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इस सिद्धांत के प्रभाव के कारण चीन, भारत आदि देशों में राष्ट्रीयता की लहर आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट से निराशा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार योजना को प्रकाशित किया गया। इस योजना ने भारतीयों की आशाओं पर पानी फेर दिया। कांग्रेस ने इस सुधार को अपूर्ण, असंतोषजनक और निराशापूर्ण कहकर इसकी आलोचना की। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन की नीति को अपनाया। ठीक है, और चौथा जो कारण था वो था रॉलेट एक्ट। ठीक है, असहयोग आंदोलन का चौथा कारण था रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, जो ये रॉलेट एक्ट कानून है, यह जो है तो जल्दबाजी में, अंग्रेज सरकार द्वारा जल्दबाजी में जो है तो बना दिया गया था, जिसमें जो है तो मात्र शक के आधार पर किसी भी भारतीय को जेल के अंदर 2 साल तक डालने का अधिकार मिल गया था दोस्तों। तो यह भी, इस कानून से भी लोग कहीं ना कहीं जो है तो असंतुष्ट थे, जिसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और असहयोग आंदोलन का कारण बना। और इसी में है जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, एक जनसभा आयोजित हो रही थी, शांतिपूर्ण जनसभा आयोजित हो रही थी जलियांवाला बाग में। ठीक है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित हो रही थी, जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए थे। ठीक है, और इस बात की जानकारी जब वहाँ के जनरल डायर को लगी तो उन्होंने अपना स्वयं और अपने सैनिकों के साथ वहाँ पे गया और उनको जो है तो उनके ऊपर गोलियां चलवा दी, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत सारे लोग जो है तो मारे गए थे, जिसके कारण जो है तो असहयोग आंदोलन का जो कारण बना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कौन से हालात थे जिनके कारण जलियांवाला बाग की घटना हुई। दोस्तों, रॉलेट एक्ट, ये कानून के कारण जो है तो ये रॉलेट एक्ट के कारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया था, मार्शल लॉ लागू किया गया था, सोची समझी जो है तो जो रणनीति थी, उनके कारण जो है तो यह जलियांवाला बाग घटना हुई थी। क्योंकि भारत के जो है तो बहुत सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहे थे। ठीक है, रॉलेट एक्ट के कारण खिलाफ हो गए। गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह यात्रा हुई थी, उसके नमक यात्रा हुई थी, उसके कारण जो है तो लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उनके प्रति जो है तो भड़क चुके थे। ठीक है, मार्शल लॉ जो कानून लागू कर दिया गया था उसके कारण। ठीक है, इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसीलिए अंग्रेज लोग आए और वहाँ पे गोली चलवा दी। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आया और गोलियां चलवा दी, ताकि लोगों में भय पैदा हो और वो हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वह हमारे खिलाफ जो लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो बोलना बंद कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीतिक दलों के गुण की विशेषताएं लिखना है। राजनीतिक दलों के गुण या विशेषताएं लिखना है। ठीक है, इसमें से पहली है कि राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।